स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत राठी जी और समीर चौगांवकर साहब हैं। ट्रंप ने कल जब हमारे आधी रात हो रही थी तो अपने देश को संबोधित किया और पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया। अब उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, उनकी स्पीच का बिल्डअप ये हो गया था, क्यों पता नहीं, लेकिन लोगों को ये लगने लगा था कि ट्रंप कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। ऐसा अमेरिका में कुछ एक वाक्यों पर हुआ है। जैसे जब ओसामा बिन लादेन मारा गया था तो उसके बाद ओबामा सामने आए थे, तो जब पूरी दुनिया को पता लगा कि ओबामा आके एड्रेस करने वाले, तो पता था कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। कल रात से ट्रंप की सुबह बयान आएगा तो अमेरिकी मीडिया कर्मियों ने, मीडिया संस्थानों ने ये जो है डालना शुरू कर दिया कि ट्रंप जो है ऐलान करेंगे कि वो 2-1 हफ्ते के अंदर इस युद्ध को वाइंड डाउन कर रहे हैं। 2-1 हफ्तों में वो युद्ध जो है वो खत्म कर देंगे, वो अपनी जीत डिक्लेयर करेंगे, वो कहेंगे हमने अपने सारे ऑब्जेक्टिव पूरे कर दिए हैं, और उसके बाद वो ऐलान कर देंगे कि हम इतने वक्त में इस युद्ध से बाहर निकल जाएंगे। तो ये दुनिया को उम्मीद बन गई कि ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। लेकिन ट्रंप जो बोले वो वही बोले जो वो पहले दिन से बोल रहे हैं। 28 फरवरी के बाद 28 बार तो ट्रंप बोले ही होंगे मिनिमम, और वो हर बयान में ये कहते हैं कि हमने नेवी मार्क खत्म कर दी, एयरफोर्स खत्म कर दी, एयर डिफेंस खत्म कर दिया, न्यूक्लियर कटा, अब वो कभी न्यूक्लियर बम नहीं बना पाएगा। तो मैं तो ये जब सुना तो मुझे उसमें कोई नई बात नहीं दिखाई दी कि ट्रंप ऐसा नया क्या कह रहे थे। हाँ, उसमें नया ये जरूर था जो 2 रोज से उनके और साथी कह रहे हैं कि हमारी टाइम विंडो अगले 2-3 हफ्ते की है। ये युद्ध महीनों या साल नहीं चलेगा, ये युद्ध ईरान इराक नहीं बनेगा। और ट्रंप ने भी एक सफाई जैसा एक स्टेटमेंट दिया। ट्रंप ने शुरू किया वर्ल्ड वॉर 1 1 साल कुछ महीना, वर्ल्ड वॉर 2 3 साल कुछ महीना, वियतनाम 19 साल लड़ाई चली, इराक 8 साल लड़ाई चली, अफगानिस्तान इतने साल लड़ाई चली, और हम कितने दिन से लड़ रहे हैं? हम अभी 32 दिन से लड़ रहे हैं। अब वो अपने देश को लंबी लड़ाई के लिए मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि हम तो सालों साल युद्ध करने वाले देश हैं, या वो ये कह रहे थे कि औरों ने तुमको इतने युद्ध में फंसाया, लंबे युद्ध में, मैं तुमको जल्दी से निकाल के बाहर ले आऊंगा काम खत्म करके। तो आप भी सुने, मेहमानों ने पूरे बयान सुने ही होंगे, फिर समझते हैं उनकी बात का मतलब। ट्रंप ने कहा 32 दिन में हमने युद्ध जीत लिया। American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months and 28 days. We are in this military operation so powerful, so brilliant, against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. They were the bully of the Middle East, but they're the bully no longer. The American can look forward to a day when we are finally free from the wickedness of Iranian. 19 मिनट का ट्रंप का संबोधन था। बार बार वो एक ही बात कह रहे थे कि हम जीत गए, ईरान हार गया, और ईरान अब कभी परमाणु ताकत नहीं बनेगा, वो कभी परमाणु बम नहीं बना सकता, और वही कि अब उसके पास ना नेवी बची, ना उसके पास हवाई जहाज बचे। We totally obliterated those nuclear sites. The regime then sought to rebuild their nuclear program at a totally different location, making clear they had no intention of abandoning their pursuit of nuclear weapons. They were also rapidly building a vast stockpile of conventional ballistic missiles and would soon have had missiles that could reach the American homeland, Europe, and virtually any other place on Earth. Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. It's gone. Their air force is gone. नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल सब चली गई, न्यूक्लियर हथियार भी उसका चला गया है। तो उन्होंने ये तो अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर लिए, ये उन्होंने दावा कर दिया। अब इसके बाद आप सोचते हैं कि शांति होगी क्या? ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है मुज्तबा खमेनी, उनके हवाले से एक बयान आया कि जंग जारी रहेगी। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान का हमला तब तक नहीं थमेगा जब तक ईरान का इंतकाम पूरा नहीं होता। वो बदले की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ईरानी फोर्स आगे भी विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ती रहेगी। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति ने कुछ और अलग काम किया। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों के नाम एक चिट्ठी लिखी और कहा कि उनकी अमेरिका के किसी नागरिक से कभी कोई दुश्मनी नहीं रही।
उन्होंने कहा हम एक देश में और लोगों में फर्क करते हैं। उन्होंने कहा ईरान ने कभी कोई युद्ध शुरू नहीं किया, सिर्फ हम ही नहीं, हम जो 47 साल से आए हैं, हमसे पहले भी जो भी ईरान में रहा उसने भी कभी कोई दुनिया के अंदर लड़ाई शुरू नहीं की है। जबकि आप ये देखिए कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ हमारे आस पड़ोस में हर जगह घेराबंदी हमारी कर रखी है। तो युद्ध कौन करना चाह रहा है, अमेरिका या हम? तो वो अमेरिकी जनता को बता रहे हैं कि भाई हमारी लड़ाई आपसे नहीं है और ना हम ऐसा मुल्क है जैसा आपको बताया जाता है। अब जरा यही बात कर लेते हैं। पेजेश्कियान साहब की चिट्ठी चूंकि पहले आई थी तो लगा कि कुछ बातचीत हुई है, कुछ तो अब बीच का रास्ता निकलेगा। ट्रंप साहब की बात के बाद मुझे अब इस बात का एतबार सा हो चला है, सर गलत वैसे हो सकता है वैसे, कि ट्रंप अब इस लड़ाई से भागने वाले हैं। उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मेरे सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। बिल्कुल ठीक आपने असेस किया। वैसे तो ट्रंप साहब पर आपने कहा था कि उनको सुन लें फिर अंदाजा लगा सकें, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम आपने बताया कि ट्रंप साहब की बात से अंदाजा है। लेकिन वो एग्जिट रूट निकाल रहे हैं, एग्जिट रूट की बात करो। और ये जो मैसेज दिया है वो इसीलिए दिया अमेरिका को कि भाई हमने ये जंग जीत ली है, रिजीम चेंज कर दिया है और कम से कम दिनों में कर दिया है। 32 दिन में ये खत्म कर दिया सारा का सारा खेल। तो भी 2 हफ्ते और क्यों कह रहे हैं बम मारेंगे हम? वो एक बार और पूरी तरह से तबाह करके छोड़ेंगे, ये वो कह रहे हैं। और वो बिल्कुल सही सवाल है कि जब आपने जीत ही लिया, रिजीम भी चेंज कर दी, सारे टारगेट्स आपने अचीव कर लिए, तो क्यों कर रहे हैं? लेकिन वो अब एग्जिट रूट निकाल रहे हैं और एग्जिट रूट के लिए पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। ईरान को अब वो उसी हाल में छोड़ना चाहते हैं। बार बार वो जब ये कह रहे हैं कि रिजीम चेंज कर दिया, तो रिजीम चेंज करने का मतलब है कि जो मौजूदा रिजीम थी उसको ख़त्म उन्होंने कर दिया। अब जो भी होगा, मुझे लग रहा है कि जो जिंदा बचा वो नया ही है। नया ही है। नहीं, मुझे लग रहा है कि कल रात ये जब मैं देखा, उनको सुना, तो मुझे लग रहा है कि उनको कोई एक ऐसी लीडरशिप नज़र में है जिसको वो यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो एक कठपुतली की तरह से पपेट के तौर पर ट्रंप के लिए या अमेरिका के लिए काम करे। अब क्या ईरान इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत जल्द मुझे संभावना लग रही है इस बात की। ठीक है, क्योंकि आप ना ट्रंप को भले ही वो जो बोल रहे हैं नॉन सीरियसली नहीं ले सकते, बट ये जंग वाइंड अप की तरफ चल रही है। जंग वाइंड अप की तरफ चल रही है। ओके, एक बात ये हुई, सवाल अब हुआ कि साहब तेल कैसे खुलेगा वहां से, हॉर्मुज़ स्ट्रेट का क्या होगा? तो ट्रंप तो खुलेआम कह ही चुके हैं कि भाई ये मेरा काम अकेले का नहीं है। और जब वे कहते हैं मेरा अकेले का काम नहीं है, तो उसका मतलब यह कि ये मेरे अकेले के बस का नहीं है, कि मैं अकेले नहीं खुला सकता इसको, खोल सकता इसको। तो अब वो दुनिया को ताने मार के, उलाहने मार के, सब कुछ करके देख चुके, दुनिया का कोई देश आ नहीं रहा। तो अब उन्होंने कहा तुम जानो, तुम्हारा तेल जाने, मैं चला। The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it and we don't need it. The countries of the world that do receive oil through the Hormuz Strait must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. So to those countries that can't get fuel, many of which refuse to get involved in the decapitation of Iran, we had to do it ourselves. I have a suggestion. Number one, buy oil from the United States of America. We have plenty. We have so much. And number two, build up some delayed courage. Should have done it before. Should have done it with us, as we asked. Go to the strait and just take it. Protect it. Use it for yourselves. Iran has been essentially... अभी बात हम कई बार कर चुके हैं, वहां से अमेरिका तेल नहीं निकालता अपने लिए, ये बात तो ठीक है। लेकिन इससे पहले तो जंग से पहले वो स्ट्रेट खुली हुई थी, तुमने हमला किया तो वो बंद हुई। आपको मालूम है ट्रंप ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया, और वो सच ही होगा। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि अमेरिका के पास इस वक्त कितना तेल का भंडार है, पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत? आप ही अंदाजा लगाइए, अगर नहीं सुना आपने ट्रंप को तो 59%। दुनिया का 60% कुल तेल जो हमारी धरती के नीचे है वो अमेरिका का है। तब भी ये देश तेल के लिए लड़ता है, तब भी ये देश जंगे करता है तेल के लिए। वेनेजुएला पे तेल के लिए उठा के ही ले आए एक राष्ट्रपति को। उन्होंने बोला कि वो दुनिया के सबसे प्रूवन बड़े रिजर्व्स हमारे पास हैं और नंबर 2 पर वेनेजुएला के पास है, और अब वो भी हमारा है। तो तेल साहब अब उनका हो गया। नजर तो ईरान पे भी थी, लेकिन वो तो अब तेल पे हाथ लगाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की जहां तक बात है, अब ट्रंप वहां पर कोई खतरा मोल नहीं लेने वाले। उन्होंने फिर ये कहा कि कोई भी एक टेररिस्ट आएगा, थोड़ी फायरिंग करेगा और शिप रुक जाएगी। इतना खतरनाक है उसको खुलवाने का काम। तो मतलब उन्होंने कह दिया ना कि ये मैं नहीं कराऊंगा। कल जब ट्रंप राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले थे, तो सिर्फ अमेरिका के नहीं पूरी दुनिया की नज़र उस संबोधन पे थी कि भाई कोई बड़ी घोषणा ट्रंप करेंगे,
लेकिन ट्रम्प ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की, और जो रूटीन में कहते रहे उन्होंने उसी बात का जिक्र किया। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जिस तरीके से उन्होंने कैजुअली कह दिया कि भाई जो तेल लेते हैं वो अपनी व्यवस्था दे के, मैं उसमें नहीं पड़ने वाला हूं। हालांकि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत स्पष्ट कहा है कि भाई हम 50 से 52 देश मिलकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जहाज निकले सुनिश्चित करेंगे, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम कूटनीतिक रास्ता ही अख्तियार करेंगे, हम अपने वहां पर जहाज या लड़ाकू विमान नहीं भेजने वाले। उन्होंने बोला ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने 50 से 52 देशों के साथ मिलकर हम इसमें कूटनीतिक रास्ता निकालेंगे और हम रास्ता खोज लेंगे। लेकिन ट्रम्प ने जिस तरीके से दुनिया को अधर में छोड़ दिया, अपने मित्र देशों को अधर में छोड़ दिया, तमाम लोगों को, गल्फ के कंट्रीज को अधर में छोड़ दिया। अब आप कह रहे हो कि सऊदी अरब और बहरीन की रक्षा करेंगे, बाकी गल्फ कंट्री से मेरा कोई लेना देना नहीं। तेल की बात सर, अब ये क्लियर है कि वो बाकी दुनिया को ही देखना पड़ेगा उसको। निश्चित रूप से उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भाई आप देखिए आपको क्या करना है, मुझे तेल की जरूरत नहीं है, आप अपना रास्ता निकालिए। तो दुनिया को संकट में डालकर अमेरिका अपना रास्ता अलग कर रहा है। इस पर एक ईरान का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान है, और मुझे बड़ा पॉजिटिव वो बयान लगा। ईरान ने स्टेटमेंट दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फैसला केवल ईरान और बहरीन या ओमान करेगा, ओमान करेगा। ओमान और ईरान फैसला करेंगे, केवल ये दो देश स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। ये ईरान का स्टेटमेंट है। तो ये अच्छी खबर क्यों हो सकती है? क्योंकि ओमान मीडिएटर था अमेरिका और ईरान के बीच में। अगर उस एक देश का नाम ले रहा है वो कि इसके साथ मिलकर मैं तय करूंगा, इसका मतलब बात आगे बढ़ी है कहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, त्रिपाठी जी, या नहीं? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं ट्रम्प साहब को करेक्ट करूं। कतई वो दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व नहीं, जो प्रूवन रिजर्व है उसमें भी वो 10वें नंबर पर आते हैं। सबसे टॉप पे वेनेजुएला है और उसके बाद फिर सऊदी अरब। क्लेम कर रहे थे वैसे, तो वो क्लेम भले करें, वो शायद वेनेजुएला वाला जोड़ के क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने कहा इस वक्त अमेरिका 59% ऑयल जो है वो कमांड, वेनेजुएला के पास बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी 59 नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरा, ये जो मतलब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था, उसका जो देखना चाहिए, वो जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट उनका जो उन्होंने जारी किया है, उसमें पहले 5 पॉइंट हुआ करते थे। और पहला पॉइंट हुआ करता था रिजीम चेंज, क्योंकि उनका कहना था भाई वो टेररिस्ट स्टेट है, वो टेररिस्ट को पैदा करता है, टेररिस्ट को मदद करता है। अब वो गायब हो गया है। अब उसमें लिखा है डिस्ट्रॉय ईरान मिसाइल आर्सेनल, एनहिलेट देयर नेवी, डिस्ट्रॉय टेररिस्ट प्रॉक्सीज, एंश्योर ईरान कैन नेवर ऑब्टेन न्यूक्लियर वेपन। तो कहां गया भैया? इसका मतलब ये है कि युद्ध से बाहर जाना लगभग तय हो गया है। अब उनको दोनों को, यानी ईरान में भी जो सत्ता में आने वाला है, जो सत्ता है, या यही अगर बातचीत हो गई तो उसको भी ये रहे कि नहीं, हमने अमेरिका को हरा दिया, क्योंकि तभी तो वहां जो इस्लामिक रिपब्लिक वाले हैं उसके पीछे खड़े होंगे। और अमेरिकन को ये बताना होगा कि देखो हमने उनको मारा, तबाह कर दिया तेहरान को, ईरान को, और अब हम देखिए अपनी शर्तों पर वापस आ गए। तो मुझे तो जो ये आज का ये ट्रंप का पूरा दिखा, मैंने उसको ध्यान से बहुत सुना, उसकी टोन बड़ी साफ है। युद्ध समाप्त करने की पूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत इस बयान से पहले, इस स्टेटमेंट से पहले हुई यूएई के राष्ट्रपति की ट्रंप के साथ। इसमें गल्फ कंट्रीज का सवाल है। वो यूं बीच में वो अधमरा सांप छोड़कर, जैसा वो लोग कहते हैं उनके हवाले से आता है, छोड़ के जाने देंगे इनको? लेकिन उसमें उनके लिए लाभ है ना। अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई लीडरशिप आ गई जिसमें इस तरह की कोई भी चीज नहीं होगी, तो फिर उनके लिए वो पीस चाहिए ना। अभी कहां से लीडरशिप आई सर? कौन सी लीडरशिप नहीं आ रही है? मुस्तफा खोमेनी जिंदा है, आईआरजीसी ईरान कंट्रोल कर रही है। इसी लीडरशिप में से आएगी, और दुनिया के ऐसे जो देश होते हैं उनमें लीडरशिप इसी तरह से चेंज होती है। ये तो सब जानते हैं ना कि ऑयल और मनी वो इसी तरह से काम करता है। वो अचानक एक दिन किसी सर पहले ईरान, मैं आपको बताऊं, ईरान पहले, प्रोफेसर साहब पे सर मैं आ रहा हूं एक मिनट में, ईरान पहले थियोक्रेटिक स्टेट थी, अब वो थियोक्रेटिक मिलिट्री स्टेट है। पूरी तरीके से मिलिट्री कमांड में है इस वक्त। सारे सब लोग जितने लोग जो बता रहे हैं वहां के बारे में, वो यही बता रहे हैं। तो ट्रंप पहले से कट्टर ईरान छोड़ के जा रहे हैं या थोड़ा उस और फ्लेक्सिबल ईरान छोड़ के जा रहे हैं? सवाल तो ये होगा ना सर, और जा रहे हैं ये तो तय है। सर इसमें भी एक इंटरनेशनल मीडिया में एक बड़ी रिपोर्ट आई, जो आपने कहा कि थियोक्रेटिक मिलिट्री स्टेट है, कि ये अमेरिका का प्रोपेगेंडा है, और वो इस प्रोपेगेंडा से ईरान के खिलाफ दुनिया को खड़ा करना चाहता है कि जो वहां पर ईरान में थियोक्रेटिक मिलिट्री स्टेट है। सर इसमें क्या शक है? नहीं, ये जो 2 हफ्ते में 30,000 अपने नागरिक मार दे, वो थियोक्रेटिक मिलिट्री स्टेट है? या वो तो कैसे सब लोग कैसे ब्रीफ कर रहे हैं उसकी बात है ना। मैं ये कह रहा हूं कि ये भी एक खबर चल रही है कि ये यूएस का प्रोपेगेंडा। मैं फिर सवाल रिफ्रेश करता हूं। सवाल ये कि जो इनके बाद अब जो बचेगा वहां ईरान में, वो ईरान किनके हाथों में बचेगा? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है, और थोड़ा सा मैं विजय जी से बात से असहमत हूं, क्योंकि उसको मुल्ला स्टेट कहते हैं लोग। जिस सऊदी अरब की आप बात करें, यूएई की बात करें,
बाकी अन्य जो खाड़ी के देश कहते हैं उसको मुल्ला स्टेट बोलते हैं। मुल्ला स्टेट इसलिए बोलते हैं कि वो वाकई टेररिज्म, प्रॉक्सी टेररिज्म को वो सपोर्ट करता है और थियोक्रेटिक स्टेट के तौर पर काम करता है। वैसे तो आप कहें तो जितने भी खाड़ी के देश हैं वो सब के सब थियोक्रेटिक सब हैं। हैं। इस्लाम उनका जो है वो स्टेट रिलीजन है, तो इस दृष्टि से वो थियोक्रेटिक स्टेट है। लेकिन ये कुछ अलग है। ये अलग इस संदर्भ में है कि वो ये पूरी दुनिया को इस्लामाइज करने का इसका कमिटमेंट था और यही कमिटमेंट के साथ वहां पर आया था। शाह रजा पहलवी को जब हटाया गया था और रिवॉल्यूशन हुआ था तो डिक्लेरेशन यही था कि हम पूरी दुनिया को इस्लामाइज करेंगे। और इजराइल के खिलाफ तो उनको डेथ टू इजराइल वगैरह ये सब बात तो है ही। आप ये देखिए कि ये रिजिम कर क्या रहा था। प्रॉक्सीज जिसकी चर्चा अभी त्रिपाठी जी ने कहा, इन प्रॉक्सीज के आप इनके क्या कमिटमेंट क्या है, आप कमिटमेंट इनके क्या है, ये काफिर है उनकी नजर में ना। सर अब क्या होगा? अब ईरान किन के हाथ में रहेगा? अब ईरान उससे ज्यादा खतरनाक हाथों में है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, IRGC और उससे ज्यादा खतरनाक है। आप ये देखिए ना कि IRGC कौन था? IRGC इस्लाम के रिलीजियस थियोक्रेटिक स्टेट को सपो के प्रति लॉयल है, वो ईरान की जनता के प्रति लॉयल नहीं है। ये दोनों के बीच में हमको अंतर करना चाहिए। ये मुख्य सेना ही नहीं है उनकी। ये मुख्य सेना ही नहीं है, ये सेना का हिस्सा नहीं है, ये अलग है जो उस रिजिम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इतनी बड़ी बात क्योंकि उनके मन में भय था कि ईरान की सेना के साथ। वो किस रिजीम के लिए? वो आयतुल्ला रिजीम के लिए। बिल्कुल। तो जब आयतुल्ला जैसा रिजीम नहीं रह जाएगा है ना, मुस्तफा खोमेनी आयतुल्ला ही है। मुस्तफा खामनी लग रहा है ना। मैं यही कह रहा हूं, चीजें जब बदलती हैं, आयतुल्ला क्या है? पूरी तरह से जो इस्लामिक शासन चलाना है उसकी IRGC मिलिट्री है और इसीलिए उन्होंने किया कि ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे हर हाल में। क्या वो आयतुल्ला वाली लिगेसी रह जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आप देखिएगा कि वहां पर US शैडो, US जो भी कहें आप, वो रिजीम वहां पर आ जाए। चलिए देखते हैं। अच्छा, ईरान ने बड़ी धमकी भी दी थी कि हम बड़े हमले करेंगे अगर आज पिछली रात शाम तक उनकी रात के 8 बजे तक हमले नहीं रुक गए तो बदला जारी है। अमेरिकी ठिकानों पर खूब हमले कर रहा है मिडिल ईस्ट में ईरान। इराक में अमेरिकी दूतावास पर बमबारी की है। इरबिल इराक में ही है, अमेरिकी काउंसलेट जनरल पर हमला हुआ। ईरान के हमले में अमेरिकी दूतावास को बहुत नुकसान पहुंचा है। इरबिल में एक कैस्ट्रॉल ऑयल रिफाइनरी भी है, उसको भी हिट किया है ईरान ने। शाही ड्रोन के जरिए ये भीषण हमले किए गए हैं जिससे ब्रिटेन की इस ऑयल फैक्ट्री बहुत डैमेज हुई है। हमले के बाद आग की लपटें बहुत ऊंची ऊंची दूर से ही जो है उठती हुई दिखाई दी। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी कंपनी अमेजॉन की वेब सर्विस के एक डेटा सेंटर पर भी हमला किया। ये चेतावनी उसने दी थी और बाकायदा कंपनियों की लिस्ट निकाल के दी थी कि हम जो है इन कंपनियों पर हमला करेंगे, और एक पर उसने हमला कर दिया। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, उसको जैसे ईरान ने कहा कि हम और ओमान तय करेंगे मिलकर के, उसको ओमान पे थोड़ा भरोसा है। IRGC के कमांडर हैं, उनका एक स्टेटमेंट चल रहा है, आपने शायद देखा हो, आपके फोन पे आया हो। उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कि हॉर्मुज स्ट्रेट किसी के बस की बात क्यों नहीं है खुलवाना। उन्होंने कहा कि वो जैसे आप और हम यू टर्न लेते हैं ना गाड़ी का, तो उन्होंने कहा कि वहां उसको क्रॉस करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, एक शिप को, उतने बड़े शिप को, वो शिप कई 300 मीटर लंबे होते हैं, उससे भी लंबे होते हैं, वो एक जहाज को वो प्रॉपर यू टर्न लेना पड़ता है इधर गल्फ ऑफ ओमान में आने के लिए। और वो ट्रांजिट जो है जिसमें वो यू टर्न ले रहा है, वो शॉर्टेस्ट विड्थ से जब वो पास हो रहा है, वहां उन्होंने कहा 6 से 7 घंटे वो मेरे निशाने पे है एक शिप, वो कर ही नहीं सकता कुछ। 6 से 7 घंटे मैं उसको जहां से चाहूं टारगेट कर सकता हूं। आप कैसे खुलवाएंगे उसको ईरान की मंजूरी के बगैर? ट्रंप साहब को तो पहले से मालूम था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये समस्या आएगी। उसके बाद भी ट्रंप साहब लगातार युद्ध करते रहे, ईरान को धमकी देते रहे, और जब ईरान ने कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिना हमारी अनुमति के नहीं निकलेगा, जो टोल टैक्स देगा, जो मोटा पैसा देगा, वही देश वहां से अपने जहाज को लेकर जाएगा। और तो बड़ी कंपनियों ने कल भी बोला है कि वहां पर इतनी विकट स्थिति है कि हम हमारे जहाज की रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो ये बड़ी समस्या है कि बड़े देशों के पास जहाज नहीं है। ओमान को क्यों कह रहा है कि हम और ओमान तय करेंगे? नहीं, ओमान ने ईरान को बहुत सपोर्ट किया होगा बातचीत को लेकर, जिस तरीके से भी सपोर्ट रहा होगा, और ईरान को भी लग रहा होगा कि अकेले होने से बेहतर है कि ओमान को साथ में लेकर चलो, तो ओमान को साथ में लिया हुआ है। अब मुझे लगता है कि यह भारत के ऊपर एक बड़ा दबाव रहेगा कि अगर जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान का बयान आया है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बने हैं कि 85 देशों से हम बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे रोकना
किसी भी स्थिति में हमें स्वीकार नहीं होगा ये वहां पर इस तरीके से वहां पे स्थिति नहीं आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में इनिशिएट करेंगे। मैं आपको एक वजह बताऊं, ट्रंप ने 2-3 बार जो है अलग अलग देशों के नाम लिए, कल भी लिए कि इनका तेल आता है, ये लोग खुलवाएं। वो अभी वो भारत का नाम नहीं ले रहे। जापान, साउथ कोरिया, चीन, फ्रांस, यूके सबका नाम ले रहे हैं। भारत के जिस तरीके से ईरान के संबंध पूरे दरमियान में आपने एक बार भी इंडिया को नहीं घसीटा इसमें।